अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर आज हम पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी आगे लेके चलेंगे। अल्काइंस के हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट की हुई थी और अल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने एडिशन और ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टीज़ कर ली थी, जिनमें हमने लास्ट प्रॉपर्टी कंबस्शन की थी। आज हम पॉलीमराइजेशन और एक्टिव हाइड्रोजन के मुतालिक यानी उनके एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस के मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। पॉलीमराइजेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको अल्कीन्स में भी नज़र आई ड्यू टू द डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन देम। अल्काइंस के अंदर भी पाई बॉन्ड मौजूद है, लिहाजा ये भी पॉलीमराइज हो सकते हैं इजीली, और ये पॉलीमराइज करके लीनियर या साइक्लिक कंपाउंड्स बनाते हैं। डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या हैं, टेम्परेचर क्या रखते हैं, हम कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। तो शुरू में लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अगर पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू करें तो हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स भी तैयार किए जा सकते हैं इनसे। तो दो तरह के पॉलीमर्स हम देखेंगे। पहले हैं कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को इसके अंदर हमने एसिडिक सोल्यूशन में से पास करना होता है। क्यूप्रस क्लोराइड का एसिडिक सोल्यूशन लेना होता है और अमोनियम क्लोराइड लेना होता है। ठीक है, इन दो सोल्यूशंस की मौजूदगी में जब हम एसिटाइलिन को कुछ घंटों के लिए रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देते हैं तो विनाइल एसिटाइलिन प्रोड्यूस होती है। विनाइल एसिटाइलिन क्या चीज़ है? यू कैन सी हियर कि ये एसिटाइलिन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, इथाइन या एसिटाइलिन। ठीक है, जब ये पॉलीमराइज हुए तो इनमें से एक का एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, और वो पाई बॉन्ड ब्रेक होने से इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हुआ है और दूसरे कार्बन के साथ जो है वो ये एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल अटैच हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट CH2CH, दिस इज कॉल्ड विनाइल and this part is called acetylene, so the molecule becomes vinyl acetylene। ठीक है, आयोपेक नोमेनक्लेचर में हम इसको 1-butene-3-ine कहेंगे। अगर रिएक्शन को यहाँ स्टॉप ना किया जाए, इन्हीं कंडीशंस में कंटिन्यू किया जाए और एसिटाइलिन एक्सेस में पास कर दी जाए तो एसिटाइलिन का और एक मॉलिक्यूल जो है इसमें एडअप हो जाएगा और ये डाइविनाइल एसिटाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइविनाइल एसिटाइलिन में आप देख सकते हैं कि एसिटाइलिन ग्रुप जो है सेंटर में आ गया, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो हैं वो सेंटर में आ गए दोनों, और उसके इस साइड पे भी विनाइल ग्रुप मौजूद है और दूसरी साइड पे भी विनाइल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, आयोपेक नोमेनक्लेचर में हम इसको कहेंगे 1,5-हेक्साडाइईन-3-आइन। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर यहाँ पे रिएक्शन को यहाँ पे भी स्टॉप ना किया जाए बल्कि यहाँ पर उसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट हम ऐड कर दें, कंसनट्रेटेड HCl, तो हम इसको एक और पॉलीमर बना सकते हैं, दैट इज क्लोरोप्रीन। ठीक है, क्लोरोप्रीन जो है वो क्या चीज़ होती है कि HCl के दरअसल यहाँ पर एडिशन हुई है विनाइल एसिटाइलिन के अंदर। विनाइल एसिटाइलिन के अंदर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो एडिशन कहाँ होगी? ट्रिपल बॉन्ड वाली जगह पर एडिशन होनी है और कंसनट्रेटेड HCl ने ऐड होना है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव्स रूल, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। ठीक है, तो अब ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्काइन के अंदर ऐड हो रहा है, तो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है वहाँ पे क्लोरीन ऐड होगी और जहाँ पे पहले ही हाइड्रोजन लगी हुई है वहाँ पे दूसरी हाइड्रोजन भी अटैच हो जाएगी। दिस मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड क्लोरोप्रीन। ठीक है, क्लोरोप्रीन के मज़ीद मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस कर दिए जाएँ तो ये पॉलीमराइज होकर नियोप्रीन बनाते हैं, जो कि एक सिंथेटिक रबर होती है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन जो है इसकी पॉलीमराइजेशन का वो बहुत इजी है कि हम एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ करके उनसे बेंजीन तैयार कर सकते हैं। कंडीशन हमें चाहिए, कॉपर ट्यूब चाहिए, उसमें से ये गैस पास की जाएगी, इथाइलिन गैस 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, ये कॉपर ट्यूब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हॉट कर ली जाती है और उसमें से ये गैस पास कर ली जाती है। तो इसके अंदर जो हर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा उन दो कार्बन एटम्स के दरमियान में जहाँ पर कोई बॉन्ड मौजूद नहीं है, यानी एक कार्बन एक एसिटाइलिन का और दूसरा कार्बन दूसरी एसिटाइलिन मॉलिक्यूल का, उन दोनों के दरमियान एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड डेवलप होगा, जबकि एक पाई बॉन्ड एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल में से टूटेगा।
इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल में से भी एक पाई बॉन्ड टूटेगा और उसके एक कार्बन और अगले मॉलिक्यूल के एक कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड डेवलप होगा। इसी तरह तीसरा सिग्मा बॉन्ड इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान यहाँ पर डेवलप होगा। तो इस तरह से हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, ये बेंजीन भी गैस फॉर्म में हमारे पास प्रोड्यूस होगी। ये तो था पॉलीमराइजेशन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। एसिडिक नेचर जो है अल्काइंस की वो मतलब कि डिपेंड करती है उसकी एक प्रॉपर्टी के ऊपर, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है अल्काइंस के अंदर वो कौन सी है? आप जानते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के अंदर जब होती है तब ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होता है, यानी दो पाई बॉन्ड जनरेट होते हैं। अब जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसमें हर ऑर्बिटल के अंदर s करेक्टर बढ़ जाता है। s करेक्टर अबाउट 50% हो जाता है। s करेक्टर बढ़ने की वजह से जो ये कार्बन एटम्स हैं अल्काइन के अंदर, जो कार्बन एटम्स जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, वो कार्बन एटम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो हैं वो मतलब कि अपने अटैच्ड हाइड्रोजन को एसिडिक बना लेते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को पुल करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं ये कार्बन एटम्स। इनके ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये हाइड्रोजन्स अब मतलब कि कोई भी बेसिक मीडिया मौजूद हो तो ईज़िली ये प्रोटॉन्स की सूरत में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इनकी जगह पर पॉजिटिव आइंस आके अटैच हो जाएंगे जो इनसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देखते हैं, ये 1 अल्काइन हमने ली। अब कोई भी जर्नल अल्काइन, ख़ास तौर पर कोई भी अनसिमेट्रिकल ऐसी अल्काइन जिनके अंदर टर्मिनल पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, वो ये रिएक्शंस शो करेंगे। एसिडिक नेचर जो है अल्काइंस में वो कब जनरेट होती है? जब ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशंस पे होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखें कि ये आखिरी किनारे के ऊपर यानी चेन के एंड में हर दो कार्बन्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड है, दिस इज़ एसिडिक हाइड्रोजन। ये इजीली रिमूव किया जा सकता है बाय यूजिंग सम मेटालिक, मतलब कि कोई भी रिएजेंट हम ले लें मेटालिक। तो यहाँ पे हमने सोडामाइड लिया है। सोडामाइड को लिक्विड अमोनिया के अंदर डालकर हमने इसमें पास किया, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम मोल्टन सोडियम ले लें। दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे हम किससे? सोडियम से। ठीक है, अब अगर एसिटाइलिन लें तो उसके अंदर दोनों कार्बन्स के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद है, दोनों ही एसिडिक हैं, तो लिहाजा दोनों रिमूव हो जाएंगे और ये बन जाएगा सोडियम एसिटाइलाइड। ठीक है, जबकि अल्काइन के साथ 1 अल्काइन के साथ जो बना था इसे हम क्या कहेंगे? अल्काइनाइड, क्योंकि एक जर्नल मॉलिक्यूल है, इसे हम सोडियम अल्काइनाइड कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड अमोनिया था साथ में तो अमोनिया प्रोड्यूस हुई, और जबकि यहाँ पे सिर्फ मोल्टन मेटल था तो इसलिए हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई जो कि यहाँ से रिमूव हुई है। सोडियम एसिटाइलाइड जो है ये केमिकली बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है। ठीक है, बहुत सारे दूसरे केमिकल्स को सिंथेसाइज करने में यूज़ होता है। हम इसके अलावा सोडियम के अलावा और मेटल्स भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं यहाँ पे, लाइक कॉपर और सिल्वर। कॉपर इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमने अमोनिकल सोल्यूशन लेना होगा क्यूप्रस क्लोराइड का। ठीक है, उसके अंदर से एसिटिलीन गैस पास करेंगे तो इस एसिटिलीन के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे कॉपर आयन से, तो ये बन जाएगा डाई कॉपर एसिटाइलाइड। ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है जो कि फ़ौरन पहचाना जाता है टेस्ट ट्यूब में कि जैसे ही आपने एसिटिलीन जो या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर आपने अमोनिकल सोल्यूशन डाला क्यूप्रस क्लोराइड का और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आ गया, तो इट मीन्स देयर वाज एन एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट, या फिर हम कह सकते हैं टर्मिनल पोजीशन पे अल्काइन मौजूद थी। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद था। अमोनियम क्लोराइड और वाटर विल बी द बाय प्रोडक्ट्स। सिल्वर नाइट्रेट का अगर अमोनिकल सोल्यूशन लें, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टोलेंस रिएजेंट। इसको हम टोलेंस रिएजेंट भी कहते हैं। इसको अगर एसिटिलीन गैस में से पास किया जाए तो हमारे पास डाई सिल्वर एसिटाइलाइड आता है। ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर। ये रिएक्शन भी ख़ास तौर पर ये दोनों रिएक्शंस ट्रिपल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए या अल्काइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अल्कानाइड्स। जब हमने प्योरीफिकेशन करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि हम
सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सोल्यूशन या क्यूप्रस क्लोराइड का अमोनिकल सोल्यूशन उसमें से पास करते हैं, जितना अल्काइन मौजूद होगा वो अल्कनाइड में कन्वर्ट होगा, बाकी कंपाउंड्स कन्वर्ट नहीं होंगे। जो अल्कनाइड्स बन जाएंगे वो यकीनन कलर्ड प्रेसिपिटेट्स की सूरत में बनेंगे, ठीक है। तो इनको फिल्टर करके सेपरेट कर लिया जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स जो थे वो सेपरेट हो जाएंगे, प्योरीफाई हो जाएंगे। फिर अब हमने इनको प्योरीफाई तो कर लिया, अलग कर लिया, लेकिन अब हमारे पास वो अल्काइन वापस नहीं आया। अल्काइन वापस लाने का तरीका क्या है कि हम इनको दोबारा रीजनरेट करने के लिए एसिड्स में डालें, ठीक है। डाइल्यूट एसिड्स H2SO4 अगर डालेंगे तो सिल्वर जो है यहाँ से रिमूव होकर सिल्वर सल्फेट बना देगा और दोबारा बार हमारे पास क्या आ जाएगा, एसिटाइलिन, ठीक है, या इथाइन। इसी तरह हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा और इथाइन या एसिटाइलिन बन जाएगा, ठीक है। तो ये थे एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। अब इसके बाद छोटा सा टॉपिक और है हमारे पास, दैट आर यूजेस ऑफ इथाइन। इथाइन कहाँ यूज़ होता है? एक आप यूज़ पीछे पढ़ाए हैं कंबस्शन के हवाले से कि इसके अंदर कंबस्शन के दौरान जो हीट इवॉल्व होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उससे मेटल्स को वेल्ड किया जा सकता है, कट किया जा सकता है, और ये जो शोला उससे निकलता है उसको ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड इसका यूज़ है कि अल्कोहल्स, एसिटिक एसिड, एसिटल्डिहाइड वगैरह बनाने के अंदर इथाइन यूज़ किया जाता है ख़ास तौर पर। तीसरा यूज़ इसका पॉलीमर्स के हवाले से है कि पॉलीमर्स बनाए जा सकते हैं इससे, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल ईथर्स, ऑर्लॉन और नियोप्रीन, ये दोनों रबर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, ठीक है, ये बनाए जा सकते हैं इससे। चौथा यूज़ इसका एसिटिलीन को पहले हम या इथाइन को कन्वर्ट करेंगे टेट्राक्लोराइड में। जब हम इसका टेट्राक्लोराइड लेते हैं तो ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत सारे कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करने के लिहाज से, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स को, लाइक वार्निशेस हैं, रेजन्स हैं, रबर हैं, ठीक है, इनको ये डिज़ोल्व कर सकता है ईजीली, ठीक है। और लास्ट यूज़ जो है वो कॉमन है, आपने ये पीछे एल्कीन्स में भी पढ़ा कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल होता है इथाइन भी, ठीक है। तो अब लास्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन और है इसके अंदर, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन दूसरे नंबर पे है और कौन फिर तीसरे नंबर पे है, और विद रीजंस हम इसको देखेंगे। तो अल्कीन्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद अल्काइंस, और सबसे कम रिएक्टिव जो हैं वो अल्केन्स होते हैं। हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कीन्स क्यों सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसकी वजह क्या है कि पहले तो अल्केन्स को देख लें कि अल्केन्स आपको पता है कि सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर कोई पाई बॉन्ड्स नहीं है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स हैं, लिहाजा नॉन रिएक्टिव या वेरी लेस रिएक्टिव हम इनको कह सकते हैं अल्केन्स को। अल्केन्स के बाद जो अल्कीन्स हैं उनके अंदर एक पाई बॉन्ड मौजूद है। एक पाई बॉन्ड मौजूद होने की वजह से जो उनका जो पैरेलल ओवरलैप की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सपोजर है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए बहुत ज़्यादा है, एक्सपोज्ड है ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के लिए, और वो बहुत आसानी से इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, और इसलिए इनको रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स हम कह सकते हैं। अल्काइंस इनकी निस्बत कम रिएक्टिव है, हालांकि इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें इसमें 2 पाई बॉन्ड्स नज़र आते हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड नज़र आता है। तो क्या रीज़न है कि 2 पाई बॉन्ड्स होने के बाद ये कम रिएक्टिव हो गया? इसकी रीज़न ये है कि जब 2 पाई बॉन्ड्स आए यहाँ पर तो अल्कीन्स के अंदर इनके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए जो एक्सपोजर था वो उतना नहीं रहा, क्योंकि जब 2 ओवरलैप आए तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के दरमियान बॉन्ड डिस्टेंस शॉर्टर हो गया। डबल बॉन्ड की निस्बत ट्रिपल बॉन्ड्स के अंदर डबल जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर हो गई। वो शॉर्टर होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ इनकी रिएक्टिविटी कम हो गई, तो लिहाजा ये अल्कीन से कम रिएक्टिव होंगे। रिएक्टिव ज़रूर हैं अल्काइंस, लेकिन अल्कीन से कम रिएक्टिव। वहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है। हाँ, अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स की बात की जाए तो अल्काइंस जो हैं वो अल्कीन्स की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, ठीक है। तो आज ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया।
इसकी एक्सरसाइज के हवाले से कुछ चीज़ें जो रह गई थी उसको आपने कवर कर लेना है। उसमें आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ जो आपने अब सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस करनी है उनकी। दैट आर क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करके 21, 22, 23, 24, 25 और 26 और लास्ट में 27। ठीक है, अब आपने इन सब की प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। और इनमें जो भी हैं ख़ास तौर पर ये 27, 26 ये 2 क्वेश्चंस और 25 ये 3 क्वेश्चंस जो हैं इनके आप कोशिश करें कि आंसर्स लिखकर मुझे प्राइवेटली मेरे व्हाट्सएप में प्राइवेट सेंड कर दें, मैसेजेस ग्रुप में सेंड ना करें, ताकि बाकी बच्चे भी अपनी मेहनत करें और वो भी करके दिखाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।